कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने लगभग 11 प्रॉपर्टीज की अभी तक। आज हम करेंगे लास्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का, actually when we say electrode potential, it is reduction potential, लेकिन मैं यहाँ पर in terms of होता क्या है मेटल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मेटल जो होता है, मेटल सॉलिड होता है। जब उसको हीट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कैसे होता है उसी के बेस पर हम रिडक्शन पोटेंशियल हम फिक्स करते हैं। उल्टा होता है, ये आपको पता है, अभी तक हमने किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस है, बहुत कम है, तो उसका ऑक्सीडेशन लूज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। जैसे लिथियम का हमने दिखाया था, सबसे रिएक्टिव, सबसे ज्यादा लूज करने की टेंडेंसी लिथियम को है, बिकॉज इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज लीस्ट among all elements, right? तो वो कैसे होता है यहाँ पर हमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में बताना है। जैसे मेटल सॉलिड लूज करता है इलेक्ट्रॉन, ये बनाएगा m। लेट अस सपोज ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन या n इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, n प्लस बनेगा एक्वस में, पहले गैस में, प्लस n इलेक्ट्रॉन। ये मतलब हो गया, सपोज मैं लेता हूँ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सॉलिड गिव्स Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम सॉलिड गिव्स Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। या अगर मैं ट्रांजिशन मेटल्स की बात करूं, सपोज आयरन सॉलिड गिव्स Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो n इंडिकेट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर। तो सबसे पहले जब मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, मेटल सॉलिड से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, बनाएंगे मेटल गैस। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम पहले मेटल को मेटल गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। यस, इसके लिए हमें जो पहले हम मेटल को गैस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गैस में ही निकलता है ना। दूसरा है इसका ये है कि जब m गैस से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम, n प्लस गैस प्लस n इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में Mn प्लस गैस जो है, जब ये एक्वस सॉल्यूशन में आएगा, पानी में आ जाएगा, इट फॉर्म्स Mn प्लस एक्वस। ये हमने 3 प्रोसेस इसमें की, n प्लस एक्वस, राइट। अब अल्टीमेटली आप देखो, मेटल सॉलिड को इलेक्ट्रॉन निकाल के हमने Mn प्लस एक्वस बनाया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए 3 प्रोसेसेस होती है। अब आप ध्यान से देख लो, फर्स्ट प्रोसेस जो है मेटल को गैस में कन्वर्ट करना है, इसके लिए एनर्जी यूज होगी, उस एनर्जी को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मेटल इनटू गैस। हमेशा एनर्जी चाहिए होती है इसके लिए। we require energy for converting metal into gaseous state. Now second, amount of energy required to remove outermost electrons from isolated gaseous atom. गैस में isolated होता है, it is known as ionization enthalpy. Second जो है, that is IE, enthalpy of ionization हम कह सकते हैं, या IE शॉर्टकट में। ये भी एनर्जी, यहाँ पर भी एनर्जी देनी पड़ रही है हमें, we have to supply energy, right? And in the third step, जब Mn प्लस गैस, मतलब जो आयन होगा गैस स्टेट में, एक्वस सॉल्यूशन में आएगा, वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, एनर्जी रिलीज होगी, एंड इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अब मान के चले, लेट अस सपोज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है, ये पर मोल ही होता है वैल्यू। पहला स्टेप है, सपोज 100 जूल हमें देनी पड़ रही है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे देनी पड़ी 100 जूल ऑफ एनर्जी। दूसरे स्टेप में मुझे सपोज अगेन 50 जूल एनर्जी पर मोल एनर्जी देनी पड़ी, तो टोटल हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर है, 150। लेट अस सपोज तीसरे स्टेप में अगर
हाइड्रेशन एनर्जी निकलती है, एक्सोथर्मिक है, पानी में जाके इंटरेक्शन होती है, व्हेनेवर देयर इज इंटरेक्शन एनर्जी इज रिलीज्ड। तीसरे स्टेप पे एनर्जी रिलीज हो रही है, लेट अस सपोज 200 जूल एनर्जी निकल रही है, यूज कितनी हुई थी 150, निकली कितनी एनर्जी 200, तो नेट क्या हो गया, एनर्जी निकल रही है। इसका मतलब है ये जो प्रोसेस है स्टार्ट से एंड तक, ये फिजिबल होगी, ये स्पॉन्टेनियस होगी, ये खुद हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज हो जाएंगे, बिकॉज जो नेट है एनर्जी जहां पर डिक्रीज हो जाती है, एनर्जी जहां पर लूज होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, सो ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका बहुत हाई वैल्यू होगा। इसका मतलब है ऐसे मेटल्स के लिए, इसका मतलब है इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो गेन करने की टेंडेंसी तो प्रोपोर्शनेटली उतनी ही कम होगी, राइट। ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट 2 स्टेप्स आर एंडोथर्मिक। अगर फर्स्ट 2 स्टेप्स ज्यादा है, सपोज पहले 2 स्टेप्स में 200 जूल एनर्जी यूज हो गई एंड तीसरे स्टेप में सिर्फ 100 जूल ऑफ एनर्जी निकल गई, तो नेट में क्या होगा, 100 डेफिसिट है, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी तभी इलेक्ट्रॉन लूज होगा, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो ये लूज नहीं करेगा। इसका मतलब है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल फिर पॉजिटिव होगा, इसको गेन करने की टेंडेंसी, राइट। जरा मुझे आप बताइए, आप जो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताए थे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, सपोज लिथियम बताया था, पोटेशियम बताया था, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, अगर आपको याद होगा, जिंक, क्रोमियम, टिन, लेड, फिर आएगा हाइड्रोजन। अब ये सारे एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि हम रिडक्शन पोटेंशियल देते हैं ना, नेगेटिव है। इसका क्या मतलब है, फिर रिडक्शन पोटेंशियल इनका नेगेटिव है, गेन करने की टेंडेंसी नेगेटिव है, कम है, तो फिर ये क्या करेंगे सारे एलिमेंट्स, इनकी कोशिश क्या होगी, ये टिपिकल मेटल्स है, ये इनकी टेंडेंसी है लूज इलेक्ट्रॉन करने की, क्योंकि इनका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है फिर वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन है, हमें रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताना होता है, इसलिए हम लिखते हैं इनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, बट इट डज इंडिकेट दैट दीज एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको आज समझ आया लूज क्यों करेंगे इलेक्ट्रॉन, बिकॉज जो तीसरा स्टेप में जो एनर्जी रिलीज होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पहले 2 स्टेप्स में जो एनर्जी यूज होगी, तभी तो स्पॉन्टेनियस बनेगा। अब ध्यान से सुनो बेटा, ये चीज, इसमें कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, डी ब्लॉक एलिमेंट में रेगुलर ट्रेंड इसमें नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। हम ऐसे कहेंगे ये ग्रेजुअली इंक्रीज होगा या ये ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, ऐसा नहीं है, बिकॉज ये तीनों स्टेप्स हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग है। सो पहला पॉइंट हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में यही लिखेंगे आज कि नो रेगुलर ट्रेंड इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन द ट्रांजिशन सीरीज। कोई रेगुलर, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात हम करेंगे, देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड, कोई इंक्रीज ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टी नहीं है, नंबर फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कॉपर को छोड़ के, पहले में कॉपर भी है ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, कॉपर को छोड़ के बाकी सारे जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स है उनमें जो ये थर्ड स्टेप है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होती है पहले 2 स्टेप्स का सम से, सो वो सारे लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स इजीली स्पॉन्टेनियसली बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड। सो जितनी एनर्जी रिलीज होगी उससे कम यूज होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकता है, एनर्जी रिलीज भी हो जाती है, so they have the tendency to lose electron. So these elements except copper have the tendency to lose electrons easily, therefore they have positive oxidation potential. अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं तो फिर क्या होगा, इन सब का जो है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड जिंक, कॉपर को मैं अलग से लिख रहा हूं, कॉपर को छोड़ के, एक्सेप्ट कॉपर, बाकी सारे एलिमेंट्स जो है इनका जो इनको लूज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब इनका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका मतलब ये है दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, और इनका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि लूज करने की टेंडेंसी इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल,
पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, एक्सेप्ट कॉपर। कॉपर का उल्टा होता है इसमें। तो कॉपर का पहले 2 स्टेप ज्यादा है और तीसरा स्टेप कम है, तभी तो अगर आपको याद होगा कॉपर का तो रिडक्शन पोटेंशियल आप प्लस मानते हैं ना, सो ये लूज कर ही नहीं सकता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली, ठीक है। तभी तो हम कहते हैं कॉपर के कंपाउंड थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं होते, इसका रीजन यही है। सो पहला पॉइंट, these elements do not show regular trend as far as electrode potential is concerned, because electrode potential is not a single, ये कोई एक सिंगल कंसेप्ट नहीं है, it is the combined effect of 3 effects। क्या क्या? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, जो मैंने बताया। वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज नेगेटिव, नेगेटिव जो मैंने भी बता दिया नेगेटिव, while copper का क्या है? Positive, that is plus 0.34 volt, right? Therefore, copper cannot lose electrons and forms thermodynamically less stable compounds। क्वेश्चन आ सकता है, कॉपर क्यों थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल कंपाउंड बनाता है? रीजन यही है, अगर कॉपर का कंपाउंड बनाना है, कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, वो है टू सप्लाई एनर्जी, बाकियों में जरूरत नहीं है, बाकी में खुद एनर्जी वहीं से रिलीज हो जाती है। These were some of the important points of these properties जो अभी तक हमने किए हैं। अब कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड एंट्रेंस में सीबीएसई में नॉर्मली आते हैं, स्टेट बोर्ड में डायरेक्ट प्रॉपर्टीज आता है अभी तक जो ट्रेंड है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज ये आप लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे, जो पहले हम यही लिखेंगे, इसी का हम करेंगे जो अभी हमने पढ़ा। पहला क्वेश्चन लिख लो, आयरन Fe has higher enthalpy of atomization, Fe has higher enthalpy of atomization than copper, why? या manganese has higher enthalpy of atomization than copper, why? देखो मैंने कल भी कहा था, जिसकी हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है वो ड्यू टू स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड। स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड किसकी वजह से होता है? ड्यू टू मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो अगर हम कंफ्यूजन की बात करें, यही यहां पर भी है, इट इज ड्यू टू स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड, is due to stronger metallic bond in iron। क्यों? In iron, in Fe, as it has 4 unpaired electrons। 3d6 है ना, आयरन में 3d6 है। 3d6 का मतलब पहले 5 एक 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 सब में जाएगा और पहले में पेयर अप हो जाएगा, तो 4 अनपेयर रहेंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। वाइल कॉपर में जो है only 1 unpaired electron, has only 1 unpaired electron, करेक्ट। इसको मैं यहाँ पर दिखा भी सकता हूँ, ऐसे दिखा भी सकते हैं हम। आयरन Z26 कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, 3d4s आउटर कॉन्फ़िगरेशन, 26 आउटर, आर्गन तो है ही है। कॉपर Z29 पता आपको, 3d4s 1n9। तो दूर से पता चला डी की बात जब हम करेंगे, इसमें एस तो है ही है, लेकिन डी की बात 3, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एक और इसमें डी में देख लीजिए, डी में 1 2 3 4 5, और 6, तो 4 अनपेयर्ड है। एस को यहाँ पर एस में भी 1 है, कोई बात नहीं, एस का भी लिख सकते हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ डी के 4 अनपेयर्ड है, मोर अनपेयर्ड, यहाँ 1 अनपेयर्ड और इसका भी 1 यहाँ से है। तो इसका मतलब है आयरन का स्ट्रेंथ ऑफ
मेटालिक बॉन्ड ज्यादा होगी, therefore more melting point, more enthalpy of atomization. Next question, very important, आया हुआ है 2018 CBSE में। क्वेश्चन लिख लीजिए आप, explain why Mn3 plus is a strong oxidizing agent. Strong oxidizing agent. देखो बेटा, आपको पहले ये पता होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जिसमें रिडक्शन होगी। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे आप इसको रिलेट करना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इसमें रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब है ये कि अगर Mn3+ है, ये क्यों करता है इलेक्ट्रॉन इजीली गेन, क्वेश्चन यही है, और बनाएगा Mn2+। दिस द क्वेश्चन, क्योंकि अगर ये गेन करेगा तभी रिडक्शन होगी, तभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेगा फिर, राइट। अब इसमें कन्फिगरेशन देखनी पड़ेगी हमें, कन्फिगरेशन के बेस पर हमें समझ आएगा। अगर Mn3+ का देखेंगे, मैंगनीज का पहले हम देखेंगे, यहाँ पर रफली पहले मैं देखूंगा मैंगनीज 25 एटॉमिक नंबर, 3d4s 25 लाइक दिस। 3 इलेक्ट्रॉन निकालो तो क्या आएगा, 3 निकालेंगे 3d4, आउटर कन्फ्यूज इसकी 3d4 है, राइट। मैंगनीज 3+ की आउटर कन्फिगरेशन है 3d4। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, तो अब कितने आएंगे, 3d5। अब आप खुद बताएंगे डी में 4 स्टेबल है या 5 स्टेबल है। डी में 5 या 10 तो है ये स्टेबल, क्योंकि 5 ऑर्बिटल्स है, हाफ फिल्ड होगा एक 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 एक, तो D5 मोर स्टेबल। तो अब तो समझ आ गया इसका आंसर, क्यों ये गेन करने की कोशिश करेगा। ये इसलिए गेन करने की कोशिश करेगा कि ये गेन इसलिए करने की कोशिश करेगा कि मोर स्टेबल बनता है, सिंपली। So Mn3+ it has greater tendency to gain electron, it has more tendency, greater tendency to gain electron in order to become stable, ठीक है ना। स्टेबल क्यों, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन स्टेबल, become मत लिख लो, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन लिख लो, in order to obtain stability, stable half-filled electronic configuration, right? समझ आ रहा है ये। Mn3+ आया हुआ है CBSE में 2018, एंट्रेंस में भी आ सकता है। 4 एलिमेंट्स गिवन होंगे, आपको बताना है कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या कौन सा वीकेस्ट है, या इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, ये क्वेश्चन भी आया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ई स्टैंडर्ड, ध्यान सुनिए, ई स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर standard electrode potential value for Mn3+ / Mn2+ is, इसको कपल भी बोलते हैं, आयन एक दूसरे में जब कन्वर्ट हो जाता है। Mn3+ / Mn2+ couple is much more positive than that of Fe3+ / Fe2। देखो बेटा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको बिल्कुल इजी लगेगा, आएगा अब। यस, बेसिस ऑफ कन्फिगरेशन, मतलब क्वेश्चन ये है कि Mn3+ गेन करता इजीली, Fe3+ गेन नहीं करेगा, इसलिए Mn3+ का गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है का मतलब है इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा का मतलब है ई स्टैंडर्ड ज्यादा है। पॉजिटिव का मतलब वही रिडक्शन पोटेंशियल, जो पोटेंशियल हम दिखा रहे हैं वही ज्यादा है। सो एक्चुअल आंसर इसका इसमें है, बाकी तो आप लिखेंगे ही, लेकिन ये चीज मेन है। Mn3+ गेन करता है इलेक्ट्रॉन इजीली,
बनाएगा Mn2+ ये। और दूसरा इसमें Fe3+ जब गेन करेगा, ये इजीली गेन नहीं करता है, ये एक्सप्लेन करना है। तो ऑब्वियसली ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना है, और कुछ नहीं, बड़ा आसान है। Mn3+ का भी हमने देखा था 3d4 जो लिखेंगे इसके नीचे 3d4 कन्फिगरेशन, और जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बना 3d5। सो इसका मतलब है 4 से 5 बनना, स्टेबल बनना, सिंपल। अब Fe3+ का देखो, पहले इसकी कन्फ्यूजन आपको लिखनी पड़ेगी साइड में। आयरन का कितना होता है 26, 3d4s 26, 3 निकालो, इलेक्ट्रॉन क्या आएगा 3d5। सो Fe3+ का है 3d5, जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनाएगा 3d6। अब देखो बड़ा, अब तो इजी है, 3d4 अनस्टेबल है and 3d5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। 3d5, 3d10 half filled and completely filled orbitals of an energy subshell gives more stability। तो अनस्टेबल से स्टेबल बनेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बिल्कुल करेगा ये, अनस्टेबल से स्टेबल बनेगा ये। लेकिन Fe3+ ऑलरेडी स्टेबल है, ये अगर गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो ये अनस्टेबल बनेगा। सो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, ये टेंडेंसी कम होगी। दैट इज व्हाई E0 वैल्यू, ई स्टैंडर्ड वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा किसका होगा, ज्यादा गेन करने की टेंडेंसी किसकी होगी Mn3+ को, बिकॉज after gaining electrons it will become stable। on the other hand if Fe3+ gain electron it will become unstable। so तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए आंसर आ गया। अगर इतना भी कोई लिखेगा ये करेक्ट है। नेक्स्ट है Sc3+, क्वेश्चन है Sc3+ is colorless while Ti3+ is colored, while Ti3+ is colored। The question, another question and very important question, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये मैंने दिखाया भी ऑलरेडी। कलर्ड होता है इफ D has 1 to 9 इलेक्ट्रॉन, सिंपल। उसमें एक्साइटेशन पॉसिबल है, it absorbs energy from sunlight, electrons gets excited to higher energy level from T to 2G set to EG set, in the process absorbs sunlight, कोई wavelength from sunlight, and the complementary color जो होता है, absorbed light जो होता है, that is the reflected light जो होता है, उसका जो color होता है, that is actually the color of the compound। तो again based on configuration, Scandium3+, पहले मैं स्कैंडियम का देखूंगा, इससे इजी हो जाएगा। 3d4s 21 लिखा, फिर लिखूंगा टाइटेनियम 22, कॉन्फ़िगरेशन 3d4s 22, उल्टा लिखना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब Scandium3+, क्वेश्चन है Scandium3+, 3 निकालो तो 3d0, तीनों जब निकलेंगे। Titanium3+, 3 निकालो 3d1, अब तो आपको समझ आया, it is colorless, इतने से ही पता है, because when there is no electron, there is no excitation, no absorption of energy from sunlight, no color। Here one electron is there, it gets excited after absorbing certain wavelengths from sunlight, therefore it is colored। इतना लिखोगे पूरे मार्क्स आएंगे, इतना ही, राइट। अब कुछ और क्वेश्चन बता रहा हूं इसमें, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए पहले इस टॉपिक से वो आपको आना चाहिए। एक क्वेश्चन है जो हमने वैसे किया हुआ है ऑलरेडी, which of the following has more magnetic moment, which of the following, MCQ question, very important, has more magnetic moment। मैग्नेटिक मोमेंट इनमें से किसका ज्यादा है। अब देखो ऑप्शंस क्या है, पहले ऑप्शन भी देता हूं।
पार्ट ए Fe3 प्लस, पार्ट बी Zn2 प्लस, पार्ट सी Cu2 प्लस एंड पार्ट डी V3 प्लस। अब इससे पहले कि एक क्वेश्चन हम करें, आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या है। देखो, हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना नहीं है, हमें बताना ज्यादा किसका है। ज्यादा किसका होगा? जिसके ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, बिकॉज हमें पता है ना मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2 dm बोहर मैग्नेट्रॉन। ये हमें पता है, ये हमने किया है कल। n is number of unpaired electrons, more the number of unpaired electrons, more will be the magnetic moment। तो इसलिए अगर हमें एग्जैक्ट मैग्नेटिक मोमेंट तो निकालना है नहीं, हमें बताना है ज्यादा किसका है। इसका मतलब है ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले में ज्यादा होगा। तो एक एक करके करेंगे। यहाँ पर नीचे Fe3 प्लस का पहले दिखाना है। देखो, अगर आप एग्जैक्ट आप अभी नहीं कर सकते हो, अभी हमें Fe का लिखना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होगा फिर। 3d4s 26, इसी के नीचे लिखेंगे Fe3 प्लस, अब 3 निकालो 3d5। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 है। वैसे अगर मैं आपको, अगर जो प्रेजेंस ऑफ माइंड बच्चों में होगी, सबसे मैक्सिमम कितने अनपेयर्ड हो सकते हैं डी में? 5 ही तो हो सकते हैं। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। हम करेंगे बाकी भी, लेकिन मैक्सिमम 5 ही तो अनपेयर्ड होंगे, तो इसी में तो 5 है। सो यही इसका आंसर होगा जिसका ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तब भी हम करेंगे। ये ए पार्ट का हमने देखा, अब बी पार्ट का देखेंगे। Zn2 प्लस जिंक, व्हाट इज जिंक का 30, 3d10 4s2। नाउ जिंक 2 प्लस, 2 निकल गया, 3d10 कोई भी अनपेयर्ड नहीं, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, का 0 मैग्नेटिक मोमेंट होगा, राइट। फिर तीसरा बताएंगे कॉपर 2 प्लस। कॉपर का निकालेंगे पहले 29, 3d4s 110, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉपर 2 प्लस, 2 निकालिए, सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। D9 का मतलब याद रहे, ये नहीं सोचना कि 9 है तो 9 अनपेयर्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एक अनपेयर्ड है, वही मैंने लिखा। एंड लास्ट वाली इज वेनेडियम 3 प्लस, V3 प्लस 23 एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर्स याद कर लीजिएगा, फर्स्ट सीरीज के सारे क्वेश्चन इससे आएंगे। 3d4s 23, 3 निकालो 3d2, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो विच हैज मोर मैग्नेटिक मोमेंट? 5 वाला, क्योंकि 5 तो मैक्सिमम हो सकता है, 5 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। बाकी पैरामैग्नेटिज्म का बताया हूं ऑलरेडी मैंने आपको। हाँ, एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। एक और क्वेश्चन बताता हूं पहले। which of the following has magnetic moment of, उधर से given है magnetic moment of 5.9 bm over magnetron, correct? This is the question। और ऑप्शन 4 chromium 3 plus, B part copper 2 plus, C part Mn2 plus and D part Zn2 plus। सब में निकालना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल है। वी नो क्रोमियम 3 प्लस, देखो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 3d3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, n इंटू n+2, ऐसे ही निकालेंगे। 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 इंटू 3 प्लस 2 15, तो 3.9 आ रहा है इसका लगभग। ऐसे आप निकालेंगे, जैसे सी पार्ट हम निकालेंगे मैंगनीज का, वही इसका आंसर होगा। मैंगनीज Mn2 प्लस, मैंगनीज का 25 होता है, 5 में से 2 निकाल 3d5, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 5 इंटू 5 प्लस 2, 5 7 35, तो 6 रूट ऑफ 35 को 6 से थोड़ा कम 5.9। यस, दिस इज द आंसर। ऐसे आप निकालेंगे, right? So this is the method how to calculate magnetic moment। और कैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं,
तो ये मैंने बता दिया कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।